समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तकियाँ और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्थिक परिदृश्य के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बुक की PDF प्रोवाइड की गई है डियर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए इनविजिबल हैं, आपको आसानी से दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके लिए समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीज़ें PPT के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं यहाँ पर आपके आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में और देखते हैं आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने इस पूरे 1 वर्ष के अंतर्गत चीज़ों को याद रखना है इस आर्थिक परिदृश्य में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में डियर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि समसामयिक घटना चक्र की ये पहल आप लोगों को कैसी लगी है। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा सेशन। और पहला है राजकोषीय घाटा। ये आपका राजकोषीय घटनाक्रम से संबंधित सारे पॉइंट को डियर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए राजकोषीय घटनाक्रम, इसमें सबसे पहले हम बात करें तो पहला हमारा है रैंप परियोजना। कौन सी डियर? रैंप परियोजना हमारे सबसे पहले परियोजना है, जिसकी 30 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए नाम क्या है? रैंप, यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6062.45 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है। यानी एक प्रकार से MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उनके उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के विश्व बैंक के साथ ये आपके समझौता किया गया है हमारे देश की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है रैंप, यानी आपका रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये जिसको हम रैंप कहते हैं, इसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है आपकी रैंप परियोजना। नेक्स्ट हमारा, जैसे अगर हम बात करें रैंप योजना के उद्देश्य क्या क्या है डियर, तो रैंप योजना का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है MSME कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और शासन यानी गवर्नेंस को मजबूत बनाना। दूसरा इसका उद्देश्य है बाजार और ऋण तक MSME सेक्टर को, उनके पहुंच को आसान बनाना। तीसरा है केंद्र और राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर बनाना। चौथा इसका उद्देश्य है MSME सेक्टर को भुगतान में होने वाली देरी का समाधान करना। और लास्ट हमारा है MSME को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। ये सारे उद्देश्य हैं इस रैंप परियोजना को, जिसकी विश्व बैंक के साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला हमारा है केंद्रीय बजट 2022 और 23। हमारे देश में बजट 2022 और 23 की घोषणा की जा चुकी है। एक प्रकार से इसे हमारी संसद में प्रस्ताव के रूप में शामिल कर यहाँ पर किया जा चुका है, संसद में पेश किया जा चुका है 2022 और 23 का बजट। उस बजट से संबंधित कौन कौन सी मुख्य बातें हैं हमारे लिए जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पर एग्जाम में आने की संभावनाएं उनकी ज़्यादा बनती हो। तो ऐसे पॉइंट को हमने अपने इस सेशन में लिया है, जिसमें आपका है केंद्रीय बजट 2022-23। ये आपका 1 फरवरी 2022 को हमारे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है। और ये जो बजट अनुमान है लगभग
39.5 लाख करोड़ रुपीस का है, याद रखिएगा 39.45 लाख करोड़ रुपीस का ये बजट का प्रस्ताव रखा गया है इस बार, जिसमें व्यय आपका तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन जो प्राप्तियां हैं वो लगभग 39.45 लाख करोड़ की प्राप्तियां भी अनुमानित हैं इस बजट के अंतर्गत। अगर कुल व्यय को यदि राजस्व और भूमिगत या आपका पूंजीगत व्यय में बांटा जाए तो कुल व्यय में लगभग 80.98% जो है राजस्व खाते पर है और शेष में जबकि मात्र 19.02% जो है आपका पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। यहाँ पर इस बार के बजट में 80% से ज़्यादा जो बजट है वो लगभग राजस्व खाते पर व्यय किया जाना है और साथ में 19% जो है पूंजी खातों पर व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह का कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में लगभग 55.88% हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का है, जबकि शेष 44.12% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का है, याद रखिएगा। यानी प्राप्तियां यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार को जनता के द्वारा दिया जाने वाला टैक्स के माध्यम से जो केंद्र सरकार की आय होती है, उसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है कई अन्य योजनाओं पर, उसको हम कहते हैं आपका व्यय। और यहाँ पर दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है प्राप्तियों का मतलब होता है केंद्र सरकार को किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाला धन। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत सरकार के लौटाने योग्य प्राप्ति, जिसे आय भी माना जा सकता है, ये कुल बजट का कितना है तो कुल बजट का लगभग 55.88% है, जबकि अनुत्पादक व्यय कितना है डियर, अनुत्पादक व्यय है 80.98%। अनुत्पादक का मतलब होता है ऐसे क्षेत्रों में व्यय करना जहां से आय की कोई संभावनाएं ना हो। जैसे अगर हम बात करें वायुसेना के ऊपर यानी हमारे डिफेंस के ऊपर इसको खर्च करना, तो डिफेंस के ऊपर हमारे एक प्रकार से वित्तीय राशि के रूप में हमें कोई भी चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है, इसे अनुत्पादक व्यय कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे में भारत में घाटे की स्थिति बहुत ही एक स्वाभाविक है क्योंकि अनुत्पादक व्यय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें व्यय के संगठन और प्राकृतिक जो आपके प्राप्ति के स्रोत हैं उनके बारे में डियर, तो हमारे इस बजट में लगभग केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे बजट का लगभग 9% व्यय किया जाना है। उसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उन पर लगभग 15% यहाँ पर खर्च किया जाएगा। ब्याज की अदायगी करने में लगभग 20% खर्च किया जाएगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में 8% का खर्च किया जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, ये याद रखते चलिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आर्थिक सहायता में लगभग 8% खर्च किया जाएगा। वित्तीय आयोग तथा अन्य अंतरण में लगभग 10% का व्यय होगा और साथ में करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना है तो 17% है। पेंशन देने के लिए लगभग 4% का व्यय किया जाएगा और अन्य व्यय में आपके आते हैं 9%। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि व्यय कहाँ पर किया जाएगा बजट, और उसमें प्राप्ति कहाँ से होगी तो लगभग 35% तो उधार और देवताओं जो भी उधारी दी गई है उससे जो प्राप्त होने वाली है। उसके अलावा निगम कर के रूप में 15% की प्राप्ति होगी। आय कर के रूप में 15% प्राप्त होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 7% प्राप्ति की अनुमान की उम्मीद है। साथ में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में 16% तथा कर विभिन्न आपके राजस्वों में 5%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 2%। इस प्रकार से ये सारे सीमा शुल्क के रूप में 5% की प्राप्ति होगी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर कि हमारे राज्य के द्वारा बजट 2022-23 में कितना व्यय किया जाएगा और साथ में होने वाली प्राप्तियां कितनी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने बजट में अनुमान 2022 और 23 में डियर, तो जो प्रमुख योजनाएं हमारे देश में इस समय चल रही हैं उन योजनाओं पर कितना खर्च करने का अनुमान लगाया गया है या उनके लिए कितने का बजट जारी किया गया है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये 2021-22 में इस पर 34,947 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था, जो इस बार 37,800 करोड़ रुपए हो चुका है। जल जीवन मिशन पर 45,011 करोड़ था 21-22 में, जो 22-23 में 60,000 करोड़ हो चुका है। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर
30,796 करोड़ रुपए था, जो 39,553 करोड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 14,000 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो 19,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री किसान योजना पर 67,500 करोड़ रुपए जो अब पहुंच चुका है 68,000 करोड़। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का, और ये अब पहुंच चुकी है 6,400 करोड़ रुपीस। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 7,400 करोड़ रुपए का अनुमान था 2021-22 में, और इस बार रखा गया है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। इस प्रकार से ये योजनाएं हैं जिन पर सरकार को अपना बजट में जो प्रावधान किया गया है इन योजनाओं पर व्यय करने के लिए। अगला अगर हम बात करें हमारा जो बजट अनुमान है डियर, ये 2022 और 23 का, इसमें सकल कर की जो प्राप्ति होने वाली है वो लगभग 27.58 लाख करोड़ रुपीस है, याद रखिएगा, जिनमें सकल कर राजस्व जो है वो जीडीपी का लगभग हमारे 10.7% है, जिसमें से जो आपका 5.5% है वो जीडीपी का प्रत्यक्ष कर के माध्यम से, जबकि 5.2% जीडीपी का अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से प्राप्त होता है। इसमें से प्रत्यक्ष कर की बात करें डियर, तो ये लगभग पूरा प्रत्यक्ष कर 51.49% है, और अप्रत्यक्ष कर जो है आपका लगभग 48.51% है। यहाँ पर अगर हम बात करें हमारा जो सकल कर है लगभग 27.5 लाख करोड़ रुपीस का, इसमें से शीर्ष 3 कर जो है वो राजस्व से हैं, जिनमें से पहला वस्तु एवं सेवा कर है लगभग 7.8 लाख करोड़ रुपीस का, निगम कर है लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपीस का, आयकर है लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का। ये टैक्स हमारे देश में अदा होना है, और साथ में राज्यों को हस्तांतरित किया जाना है लगभग 8.17 लाख करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि में लगभग 6.40 हजार करोड़ रुपीस, और केंद्र की शुद्ध कर आय में लगभग 19.35 लाख करोड़ रुपीस का व्यय किया जाना है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये बजट का अनुमान है 2022 और 23 में। अगर हम यहाँ पर सब्सिडी की बात करें तो अभी तक हमने डिस्कस किया था टैक्स, अब सब्सिडी की बात करें डियर, तो सब्सिडी में हमारे देश में लगभग 48 या आपका 4,87,871.82 करोड़ रुपीस आपकी टोटल सब्सिडी है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इसमें आपके 2022 और 23 में टोटल सब्सिडी कितनी पहुंच चुकी है, तो 2022 और 23 में ये पहुंच चुकी है लगभग यहाँ पर 3,55,638.81 करोड़ रुपया, ये आपका पहुंच चुका है 2022 और 23 में टोटल सब्सिडी। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 27.10% की कमी आई है, क्योंकि पहले लगभग 4,87,000 था, और यहाँ पर 2022-23 में सब्सिडी हो चुकी है लगभग 3.5 लाख के आसपास। और यहाँ पर 96.33% जो आपका है ये खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज के भुगतान पर सब्सिडी दी जाती है। अगर हम यहाँ पर सब्सिडी की बात करें लगभग खाद्य मद में 58.16% की सब्सिडी दी जाती है। यूरिया सब्सिडी में लगभग 17.78% की सब्सिडी दी जाती है। पोषण आधारित सब्सिडी में 11.81% सब्सिडी दी जाती है, और एलपीजी जो आपका गैस कनेक्शन है इसमें 1.63% का यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट टोटल सब्सिडी से संबंधित। और वर्ष 2022 में अगर हम बात करें डियर, वर्ष 2022 में पीपीपी मॉडल यानी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा, जिनमें एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है। सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है डियर। पहला है आपका एक स्टेशन और एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना। उसके अलावा विगत 3 वर्षों के दौरान में नई पीढ़ी के 400 वंदे भारत का विकास और विनिर्माण करना। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस वंदे भारत की 400 एक्सप्रेस का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा विगत 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण करना। रसायन मुक्त
प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देना, किसानों की सहायता हेतु किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाना, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रकार से किसानों के लिए बीजों का छिड़काव और साथ में उर्वरकों का छिड़काव भी ड्रोन के माध्यम से शुरुआत की गई है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। लगभग 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करना। इसके माध्यम से एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रोवाइड किया जाना है। उसके अलावा ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए ड्रोन एज अ सर्विस हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो कार्यक्रम है, जिसमें अभी तक चैनलों की संख्या केवल 12 थी, इसमें चैनलों की संख्या को बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित कर दिया गया है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा और साथ में गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल हेतु नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग सक्षम योजना के लिए लगभग 20,263 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री पोषण के तहत 10,234 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मिशन वात्सल्य के तहत लगभग 1,472 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मिशन शक्ति के तहत 3,184 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला हमारा है हर घर नल से जल। इसके लिए 2022 और 23 के बजट में लगभग 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 80 लाख घरों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग 48,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन इसके लिए किया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, आपके बजट से संबंधित याद रखिएगा। डिजिटल पेमेंट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने की स्थापना करने की यहाँ पर बात की गई है। और साथ में कारोबारी सुगमता 2.0 का क्रियान्वयन किया जाएगा। और वर्ष 2023-22-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र हेतु लगभग 68% पूंजीगत क्रय बजट पर वर्ष 2022 और 21 और 22 में जो 58% था डियर, वो बढ़कर कितना कर दिया गया? रक्षा क्षेत्र हेतु 68% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे बजट में तो उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए लगभग 19,500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। और इसके अलावा आपके हमारे थर्मल पावर संयंत्रों में लगभग 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव और इसी के साथ 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का भी अनुमान दर्ज किया गया है। इस बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जाए। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसी के माध्यम से डिजिटल रुपए का भी संचालन किया जाएगा। उसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 14% कर दिया गया है। और सहकारी जो समितियां हैं उनके लिए लगभग 18.5% की वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 15% कर दिया गया है, यानी इसका कम कर दिया गया है 18.5% से कम करके 15%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में है आपके बजट से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त करना और 7.5% की आसान टैरिफ दर को लागू करना इसका उद्देश्य है। और जो रत्न और आभूषण हैं, यानी एक प्रकार से जो आप महिलाओं के सबसे प्रमुख चीज़ें हैं आभूषण, जो आपके जवाहरात हैं, उनके ऊपर जो टैक्स है वो एक प्रकार से हीरे और पत्थर रत्नों पर जो सीमा टैक्स लगाया गया है, ये कितना लगाया गया है डियर? तो 5% कर दिया गया है आभूषणों पर। इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके बजट 2022 और
2023 से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जिसको अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया हो जाएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट हैं डियर जी आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन के रूप में उपस्थित होंगे। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा 2021 और 22। कौन सा? आर्थिक समीक्षा 2021 और 22। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका आर्थिक समीक्षा जो रिपोर्ट है जो हमारे देश के इकोनॉमी सर्वेक्षण पर आधारित है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2022 को संसद में इसे प्रस्तुत किया गया था आर्थिक समीक्षा को। इसके अंतर्गत प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा का जो मूल विषय है वो एक प्रकार से अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान रखा गया है। इसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या है डियर? तो इसकी केंद्रीय विषय वस्तु है चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण, यानी एजाइल अप्रोच इसका थीम रखा गया है, विषय रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपकी 2020 और 21 में जिसकी वृद्धि दर 7.3% का संकुचन जिसमें रहा है, जबकि 2021 और 22 के जो फर्स्ट आपकी रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें ये 9.2% की अनुमानित की गई थी, 9.2% की। उसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो लगभग कितना अनुमानित किया गया है, यानी एक प्रकार से जो जीडीपी है डियर ये 8 से 8.5% जो है अनुमानित किया गया है, जो विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हेतु अनुमानित आंकड़े क्रमशः 8% तथा 7.5% के अनुरूप है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले जो विश्व बैंक के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है 8.7% तथा एशियाई जो विकास बैंक है उसके द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है 7.5%। ठीक है, तो ये आपका अनुमान है संबंधित हमारे देश के जीडीपी से संबंधित डियर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी में जनवरी 2022 में जारी IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो 2022 की थी उसके अनुसार 2021-22 और 2022 और 23 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी है वो लगभग 9% की दर से तथा 2023 और 24 में लगभग 7.1% की दर से वृद्धि करेगी। भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया था IMF के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है भारत को इन 3 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करना है। ठीक है, बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करना है, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा यहाँ पर आप देखेंगे प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय जो आय है वो कितनी है। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितना है, यानी पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। तो ये वर्तमान अगर हम बात करें 2021-22 की वर्तमान कीमतों पर तो ये लगभग कितनी थी पर कैपिटा आपकी नेट नेशनल इनकम? तो ये थी लगभग 1,50,326 रुपये। और अगर स्थिर कीमतों पर बात करें डियर तो स्थिर कीमतों पर ये आपकी वैल्यू थी 2021-22 में लगभग 93,973 करोड़ रुपए था इसकी वैल्यू, याद रखिएगा। ठीक है, ये वर्तमान परिदृश्य में है, ये बढ़ चुकी है, यानी ये 2021-22 की स्थिर कीमत थी जब इसकी गणना की गई थी। वृद्धि दर कितना है तो 16.7% है, और यहाँ पर इस आपके स्थिर कीमतों में वृद्धि दर कितना है तो 8.4% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स जो आपके सामने लगा हुआ है। उसके अलावा सकल घरेलू बजट की बात की जाए डियर, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग की अगर बात की जाए तो इसमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो वर्तमान बाजार कीमतों पर यहाँ पर जो गणना की गई है उसके अनुसार से यहाँ पर 2018 से 2019 में अगर हम बात करें तो लगभग 30.6% में से घरेलू क्षेत्र पर 19.3%, निजी क्षेत्र पर निजी निगम क्षेत्रों पर लगभग 10.6% की सेविंग, सार्वजनिक क्षेत्र पर लगभग 0.7% की यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हुई है। लेकिन अगर 2019 और 20 की बात करें तो टोटल सेविंग 31.4% में से घरेलू क्षेत्र में 19.6%, निजी निगम क्षेत्रों में
10.7%, सार्वजनिक क्षेत्रों में 1.1% की डोमेस्टिक आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, जो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमुख फसलों की, इस आपके रिपोर्ट में हमारे देश में जो प्रमुख फसलों के 3 उत्पादक राज्य और उत्पादक एक प्रकार से वर्ष हैं, 2020 और 21 की बात की गई है। तो इनमें अगर हम चावल की बात करें तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। उसके अलावा दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है पंजाब। ये आप वैल्यू भी लिखी हुई है, लगभग 16.65 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है पश्चिम बंगाल में। दूसरा गेहूं का उत्पादन है और इसमें शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश 35.50 के मिलियन टन के उत्पादन के साथ में। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर है पंजाब। मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पर 5.18 मिलियन टन के उत्पादन के साथ कर्नाटका पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे पर है। कुल मोटे अनाजों में राजस्थान पहले स्थान पर है, कर्नाटका दूसरे पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र 1.28 मिलियन टन के साथ पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। कुल दालों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश 5.31 मिलियन टन के उत्पादन के साथ पहले स्थान पर पहुंच चुका है, राजस्थान 4.31 के साथ दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र है तीसरे स्थान पर। इस प्रकार से ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें हैं और उनके उत्पादन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चना का जो उत्पादन है इनमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश 58.32% के साथ में पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके अलावा मध्य प्रदेश 31.96 के साथ दूसरे स्थान पर है और पंजाब तीसरे स्थान पर है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान का जो स्थान है 4.51 मिलियन टन के उत्पादन के साथ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश यहाँ पर दूसरे स्थान पर में है, उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। और सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। टोटल अगर तिलहन फसलों की बात करें तो इनमें राजस्थान 7.9% के साथ में 9 मिलियन टन के साथ में पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है 177.67 मिलियन टन, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, कर्नाटका तीसरे स्थान पर है। उसके अलावा कपास की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र 9.59 मिलियन टन के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, गुजरात दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। और जूट और मेस्ता की बात करें डियर तो ये आपका पश्चिम बंगाल सबसे शीर्ष पर है, यहाँ पर 7.61 मिलियन टन के उत्पादन के साथ में दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे पर आसाम है। इस प्रकार से ये आंकड़े आप देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो एज द रेट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 170 किलोग्राम यहाँ पर की गांठ का मिलियन में अगर हम बात करें लगभग 180 किलोग्राम होता है डॉलर का मतलब। ठीक है, तो ये एज द रेट जो लगा हुआ है यहाँ पर गांठों की बात की गई है, गांठों की संख्या के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शीर्ष आयातित वस्तुओं के बारे में, टॉप इंपोर्ट कमोडिटीज के बारे में, यानी सबसे ज़्यादा किन किन वस्तुओं का आयात किया गया है ये यहाँ पर बात की गई है डियर। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर 2019, 2020, 21 और 2021 और 22 के आंकड़ों को यानी 3 वर्षों के आंकड़ों को दर्शाया गया है इस मैप के माध्यम से, जिसमें शीर्ष आयातित वस्तुओं में सबसे नंबर 1 स्थान पर है पेट्रोलियम। कौन सा देश? पेट्रोलियम सबसे पहले स्थान पर है, जिसका उत्पादन एक प्रकार से आयातित में 21.6% था 2019 और 20 में, ये 2021 और 22 में घट करके 9.2% हो चुका है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण के आयात में जो 2019-20 में 5.9% था ये अब पहुंच चुका है 8.7%, यानी स्वर्ण का जो एक प्रकार से आयात है हमारे देश में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों में अगर हम बात करें, ये क्रूड ऑयल था आपका, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पेट्रोलियम में जो 5.9% था
2019 और 20 में 2021 और 22 में इसकी हिस्सेदारी पहुंच चुकी है 6.3%। मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थरों की अगर बात करें तो ये 4.7% था 2019 और 20 में, 20 और 21 में 4.8% था और ये अब पहुंच चुका है 5.0% के आंकड़े पर। कोयला, कोक और यहाँ पर ब्रिकेट्स की बात की जाए तो इसका जो उत्पादन था एक प्रकार से जिसका आयात किया जाता था वो 4.7% था और इसका अब आयात जो इसकी हिस्सेदारी है वो पहुंच चुकी है 4.9% पर। यहाँ पर आयात के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, जो शीर्ष देश हैं, जो 5 सबसे बड़े देश हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, तो यहाँ पर देशों की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है डियर। पूरी दुनिया में चाइना पहले स्थान पर है जहाँ से 15.5% का आयात किया जाता है। उसके अलावा दूसरे जो आपके स्थान पर है संयुक्त अरब अमीरात, जो 7.3% की हिस्सेदारी है यहाँ पर यूएई से। संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 7.2% है। सऊदी अरब की हिस्सेदारी 5.0% है। इराक की हिस्सेदारी 4.9% है। याद रखिएगा आयात की दृष्टि से शीर्ष कौन से 5 देश हैं। और निर्यात के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें डियर कि निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, उनके दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है 18.4% का, संयुक्त अरब अमीरात में 6.6% का, चाइना के द्वारा 5.9% का, बांग्लादेश के द्वारा 3.5% का, हांगकांग 2.8% का निर्यात हिस्सेदारी है 2021 और 22 में। इस प्रकार से ये हमारे सारे पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं डियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, अगला है हमारा डियर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। आखिर ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है क्या? तो याद रखिएगा ये एक वित्तीय बहुस्तरीय संपर्क हेतु राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रेलवे एवं सड़क मार्ग मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों का एक मंच प्रदान करता है। यानी ये गति शक्ति आपका जो है 16 अलग अलग मंत्रालयों को एक प्रकार से एक ही मंच पर लाता है ताकि एक जितने भी आपके इनोवेशन हैं हमारे देश में किए जा सकें। अलग अलग मंत्रालय से संबंधित जो भी पार्ट हैं जो अलग अलग रहते हैं तो वहाँ पर इनोवेशन होने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन जब सभी एक मंच पर एक साथ काम करेंगे तो हमारे देश में नई नई चीज़ों को इनोवेट किया जा सकेगा। इसलिए शुरू किया गया है ये आपका राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति। अगर हम पीएम गति शक्ति की बात करें डियर तो इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया है और इसे भारत में 21 अक्टूबर को 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय मंडल समिति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी घोषणा हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 के शुभ अवसर पर की गई थी और इसमें टोटल व्यय कितना किया जाना है तो लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें देश के नागरिकों, उद्योगों, विनिर्माताओं और किसानों तथा गाँवों पर फोकस किया जाएगा इस आपके पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत। इसमें आपके नवीन एवं नवीनकरणीय क्षेत्र की क्षमता जो वर्तमान में कितनी है लगभग 87.7 गीगावाट है हमारे देश में जो ऊर्जा की क्षमता है, इसको बढ़ा करके 2024 से 25 तक लगभग 225 गीगावाट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा वर्ष 2024-25 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता का 50% नवीनकरणीय जो ऊर्जा है ऊर्जा स्रोतों से इसको प्राप्त किया जाएगा। यानी जो भारत में ऊर्जा है उसमें से लगभग 50% को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। इसके अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क का उन्नतीकरण करते हुए वर्तमान में लगभग 4.25 लाख सर्किट किलोमीटर से 2024 से 25 तक इसको कितना करना इसका उद्देश्य है तो लगभग 4.54 लाख सर्किट इसका उद्देश्य है, सर्किट किलोमीटर इसका करना उद्देश्य है। उसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग एवं आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने के लिए लगभग 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रक पाइपलाइन को बढ़ा करके कितना करना है इसका 2024-25 में इसका उद्देश्य है 34,500 किलोमीटर करना, एक प्रकार से डबल कर देना, क्योंकि अभी 17,000 किलोमीटर है लेकिन इस 2024 से 25 तक इसका उद्देश्य बढ़ाकर कर दिया गया है
34,500 किलोमीटर। और वर्ष 2027 तक सभी राज्यों को ट्रक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा, ऐसा इस आपके रिपोर्ट में प्रावधान किया गया है या बताया गया है। अगली हमारी जो रिपोर्ट है डियर, वो है एक प्रकार से मौद्रिक नीति वक्तव्य। मौद्रिक नीति का मतलब होता है, हमने आपको बताया था हमारे देश में मौद्रिक नीतियों का निर्धारण हमारे देश की आरबीआई जो एक बैंक है उसी के माध्यम से किया जाता है, मौद्रिक नीतियों का निर्धारण और रेगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मौद्रिक नीति जो वक्तव्य 2022 और 23 है, ये हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी की गई है 4 मई 2022 को। इस अगर हम नीति की बात करें तो इस मौद्रिक नीति में कौन कौन सी दरें निर्धारित की गई है, तो इसमें आरक्षित अनुपात में अगर हम बात करें तो CRR और SLR आता है, जिसमें CRR 4% डिसाइड किया गया है, SLR का निर्धारण 18% किया गया है। और अगर हम उधार और जमा दरें बात करें डियर, तो इसमें आपका जो बेस रेट है, बेस रेट को निर्धारित किया गया है 7.25 से लेकर के 8.80%। और जो बचत जमा दर है वो निर्धारित की गई है लगभग 2.70% से लेकर के 3.00%। यानी आप सिंपल से कह सकते हैं कि हमारे जो उधार या जमा दरें हैं बैंक में, जो उसका बेस रेट है वो 7.25, ये लगभग आप जो बैंक में पैसे को अपने फिक्स करते हैं उसी को बेस रेट इसी पे दिया जाता है। लेकिन जो आपकी बचत खाते में जो जमा राशि है उस पर 2.70% से लेकर के 3.00% की दरें निर्धारित की गई हैं। उसके साथ साथ जो नीतिगत अन्य दरें हैं उसमें रेपो रेट का मतलब सिंपल सा होता है, अगर आरबीआई के द्वारा जो ऋण बैंकों को दिया जाता है उस पर लगाने वाला कर, उस पर जो ब्याज मिलती है उसको कहते हैं रेपो रेट। कितना रखा गया है 4.40%, जो पहले 4% था, यानी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट यानी जो RRR जो होता है आपका, ये 3.35% निर्धारित किया गया है। और आपका MSF रेट कितना है तो 4.65%। यहाँ पर आपकी SDFR जो स्थायी जमा सुविधा दर है इसको निर्धारण किया गया 4.15, और जो बैंक रेट है इस पर निर्धारित किया गया है 4.65%। ये सारी दरें जो हैं आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई हैं। और प्रतिवर्ष एक प्रकार से आप कह सकते हैं जितनी भी आरबीआई की मौद्रिक नीतियाँ की समिति की बैठक होती है उसमें इन दरों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये वर्ष 2014 में हमारे जो गवर्नर थे आरबीआई के, जिनका नाम है उर्जित पटेल, की एक समिति के माध्यम से उनकी रिपोर्ट के द्वारा अस्थायी जमा सुविधा दर की सिफारिश की गई थी, जिसे 8 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का एक हिस्सा बना लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल समिति के द्वारा ही इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसे 2022 में आरबीआई के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। और अस्थायी जमा सुविधा SDF जो आपका है, एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपका है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था मौद्रिक नीति, जो ज़्यादातर हमेशा आपके आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। इससे बैंक के अंतर्गत एक प्रकार से वो चाहे निजी बैंक हों या फिर सरकारी बैंक हों, उनके द्वारा आरबीआई के साथ लेन देन में या जनता के साथ बैंकों के लेन देन के माध्यम से जो भी दरें निर्धारित की गई हैं वो सारी मौद्रिक नीतियों के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ये आपका जो है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसके अंतर्गत ये पता लगाना है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। और ये पता जो है हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसके हेड इस समय मनसुख मांडविया जी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में किया गया है। यह आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे जनसंख्या की विशेषता कैसी है, यहाँ पर प्रजनन क्षमता कैसी है, परिवार नियोजन की स्थिति क्या है,
शिशु और बाल मृत्यु दर कितनी है, उसके अलावा मातृ और शिशु स्वास्थ्य कैसा है तथा पोषण और एनीमिया, रुग्णता और स्वास्थ्य देखभाल तथा महिला सशक्तिकरण को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से उल्लेखनीय प्रगति की है। आपको पता है इस बार हमारे देश की जनसंख्या में डियर महिलाओं का लिंगानुपात हमारे देश में पुरुषों से ज़्यादा हो चुका है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें TFR की, तो प्रति व्यक्ति जो महिला बच्चों की औसत संख्या है, यहाँ पर NFS जो आपका 4 है और NFHS 5 के अंतर्गत जो है 2.2 से घट करके 2.0 हो चुकी है। ये आपके रिपोर्ट का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा डियर। जो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर अभी जारी की जा रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 5वीं रिपोर्ट है, उसी के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के शीर्ष 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता की जो प्रतिस्थापन दर है वो 2.1 से अधिक है। यानी भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रजनन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर है बिहार 2.98% के साथ में, मेघालय 2.91%, उत्तर प्रदेश में 2.35%, झारखंड में 2.26 और मणिपुर में 2.17% है। और इसीलिए देश में संस्थागत जो जन्म है वो 79% से बढ़कर के 89% पर पहुंच गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में या लगभग 87% से बढ़कर के पहुंच गया है 94% तक। संस्थागत जन्म में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो अरुणाचल प्रदेश में हुई है डियर 27% की। और इसके बाद फिर असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10% से ज़्यादा की वृद्धि दर यहाँ पर दिखाई पड़ती है जन्म में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, जो आपका रिपोर्ट जारी हुई थी चौथी रिपोर्ट के अंतर्गत 62% की तुलना में इस 5वीं रिपोर्ट में 12 से 23 महीने के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ उड़ीसा में 91%, तमिलनाडु में 89%, पश्चिम बंगाल में 88% बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें डियर, तो जहां पर ठिगनेपन की समस्या है उनमें पांडुचेरी में सबसे कम 20% है ठिगनेपन की सब यहाँ पर प्रॉब्लम, और मेघालय में सबसे ज़्यादा कितनी है 47% है। जितने भी पॉइंट हैं डियर सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट, क्योंकि इसे आपको जितने भी आपके एग्जाम हैं उसको दृष्टि यहाँ पर देखते हुए इस सेशन को तैयार किया गया है ताकि आपको वो सारे फैक्ट आसानी से आपके सामने प्रेजेंट किए जा सकें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कौन सा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। आखिर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है डियर? तो ये एक प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब या इसी को कहते हैं RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा 24 मार्च 2022 को। और ये जो इनोवेशन हब है ये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस हब की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ में किया गया है और साथ में ही यह आपका संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से अस्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित तथा पोषित करने हेतु तो इसकी स्थापना की गई है। कितनी संपत्ति पूंजी के साथ में? 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ में इसकी शुरुआत की गई है। इस हब का संचालन एक स्वतंत्र बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कृष गोपाल कृष्णन को। कृष गोपाल कृष्णन को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेनापति कृष गोपाल कृष्णन इनका पूरा नाम है। और ये जो आपका RBIH है यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका उद्घाटन एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है जो देश में अल्प आय वाली आबादी जो है उसके लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों का पहुंच हो सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा है मातृ मृत्यु दर 2017 से 19। जो
हमारे देश में मातृ मृत्यु दर है 2017 से 19, उसकी अगर हम बात करें डियर तो 14 मार्च 2022 को भारत के महापंजीयक यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मातृ मृत्यु दर को विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। और ये विशेष बुलेटिन क्या है डियर, तो इस रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। मातृ मृत्यु दर में यानी माताओं की मृत्यु दर में जन्म के समय, बच्चों के जन्म के समय इनकी जो मृत्यु दर है उसमें 10 अंकों की कमी दर्ज की गई है। यह अनुपात 2016 से 18 में 113 था, जो 8.8% की कमी के साथ में ये आपका 2017 से 19 में घट करके पहुंच गया है 103 पहुंच चुका है। और मातृ मृत्यु दर में गिरावट के पश्चात सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर के 7 हो चुकी है। एक प्रकार से बच्चों के जन्म के समय आप देखते हैं सुविधाओं के अभाव में कई सारी माताओं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस आपकी रिपोर्ट के अनुसार उन महिलाओं की मृत्यु में मात्र जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, जो 2017 से 19 तक या आपका 2016 से 18 तक 113 थी, वो 2017 से 19 की रिपोर्ट में 103 हो चुकी है। और इसमें केरल 30, महाराष्ट्र 38, तेलंगाना 56, तमिलनाडु 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61 और गुजरात 17 में हर जगह निम्न है, याद रखिएगा। यानी सबसे कम जो मातृ मृत्यु दर है वो केरल में है, केवल 30। उसके बाद आप याद रखिएगा इसमें MMR में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ दर्ज की गई है, तो उत्तर प्रदेश में 30 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में भी मातृ मृत्यु दर में एक प्रकार से वृद्धि देखी गई है। अगला हमारा है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। कौन सा डियर, हमारे देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। नाम क्या है, तो इसका नाम है IC15। नाम क्या है, IC15 इसका नाम है, जो हमारे देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है डियर। इसकी अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 में वैश्विक आपका क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 15 सबसे अधिक कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप एवं निगरानी हेतु भारत में एक क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत किया था। और यह क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को IC15 नाम दिया गया है, IC15 नाम दिया गया है। दूसरा हमारा है एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा डियर, एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ये पॉइंट ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट डायरेक्ट आपके बनेगा डियर कि अभी हाल ही में किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से बैंक को डियर अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, तो उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनवरी 2022 में एयरटेल प्राइवेट जो आपका बैंक है पेमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ पेमेंट बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 2013 में इसको नचिकेता मोर की समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी पेमेंट बैंक की। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2017 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित डियर जो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। अभी तक हमने देखा एयरटेल पेमेंट बैंक और ये आपका आ गया है पेटीएम पेमेंट बैंक, इसको भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है दिसंबर 2021 में। एटीएम की एक अनुषंगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को भी आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। और इससे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भी यहाँ पर आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया है। और साथ ही साथ पेटीएम भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क क्या है डियर, तो ऑनलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जो है इसको जारी किया गया था 3 जनवरी 2022 को।
इसको जारी करता कौन है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य है छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना। इसमें भुगतान का माध्यम रखा गया है ऑफलाइन, बिना इंटरनेट के आप भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही भुगतान करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी किसके माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, तो उसमें कार्ड्स आते हैं, वॉलेट्स आते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में प्रति लेन देन की जो सीमा रखी गई है वो 200 रुपये है। और समग्र लेन देन की सीमा जो ओवरऑल लिमिट है वो लगभग 2000 रुपये निर्धारित की गई है। और इसे लागू किया गया है तत्काल प्रभाव से, यानी 3 जनवरी 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। और इसके फीडबैक की जो एक प्रकार से सीमा रखी गई है वो सितंबर 2020 से जून 2021 के अंतर्गत रखी गई है। अगला हमारा है यहाँ पर एयरटेल नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, जिसे अक्टूबर 2021 बुलेटिन कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 बुलेटिन, इसमें आपका एयरटेल नमूना पंजीकरण प्रणाली है, याद रखिएगा, जिससे इस आपके सर्वेक्षण में राज्यों को, बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 3 पार्ट्स में राज्यों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बड़ा राज्य है, छोटे राज्य हैं, उसके अलावा इन राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें, यूनियन टेरिटरी को भी डियर इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, बड़े राज्य में, छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इनमें सबसे पहले अगर हम जन्म दर की यानी बर्थ रेट की बात करें तो विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 1971 में 36.9 प्रति हजार था, वो गिर करके 2019 में पहुंच चुका है 19.7 प्रति हजार। यहाँ पर जन्म दर की बात क्या की गई है डियर, मतलब है कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें लगभग ये 1971 में जो रेट था लगभग 37 ऐसे बच्चे थे जिनका तत्काल मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ये रेट गिरकर पहुंच चुका है 19.7 बच्चे ही ऐसे हैं 1000 में जिनकी मृत्यु होती है। दूसरा है भारत के सबसे बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जन्म दर है बिहार में 25.8%। तो सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम केरल में है 13.5%। ये बड़े राज्यों में बात की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर, तो सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 11.0%। और 2019 के संदर्भ में शीर्ष जन्म दर वाले जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें पहले स्थान पर बिहार है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, राजस्थान चौथे पर है और मेघालय का स्थान 5वां है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट देखी गई है। जैसा आपने देखा अभी जो लगभग 37 था वो 19.7% पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर 4 दशकों में जो मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है उसके आधार पर जो 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिर करके कितना पहुंच गया है, तो 2019 में ये पहुंच गया है 6 प्रति हजार। और बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर तुलना की जाए तो मृत्यु दर में सबसे कम मृत्यु दर कहाँ की है, तो ये है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की 3.2 प्रति हजार, यानी ये लगभग 3.2 व्यक्ति 1000 पे हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है। और तो सबसे कम यहाँ पर कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में 7.3 प्रति हजार। अगला पॉइंट हमारा है वर्ष 2019 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले अगर हम 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ 7.3 के साथ शीर्ष पर है, ओडिशा और केरल 7.1% के साथ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और नेक्स्ट हमारे स्थान पर है पांडुचेरी। तो यहाँ पर शीर्ष पर जो है उसको याद रखने की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और नेक्स्ट 2019 के संदर्भ में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो इसमें जो शीर्ष 5 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, आसाम छत्तीसगढ़ ये तीसरे और चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं और उड़ीसा का स्थान है 5वां। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट समाप्त होती है। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो कृषि से संबंधित है। किससे डियर, कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो रिपोर्ट है आपकी आर्थिक पर्यवेक्षण जो आपका किया गया है, इसमें अगला हमारा जो पॉइंट है वो कृषि से है, यानी पशुधन और
पोल्ट्री पक्षियों की गणना, इसमें पशुधन के बारे में चर्चा किया जाएगा, जो आपका 2022 में 12 मई को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री नाम क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के आधार पर नस्ल के अनुसार ये आपकी पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई है। आपको पता है कि पशुधन जो रिपोर्ट है वो इसकी 20वीं रिपोर्ट है, जिसकी शुरुआत 1919 में किया गया था। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर यह आपका पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई है। इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की लगभग 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी, विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि 4 विदेशी और संकर नस्लों को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें डियर, तो मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर मूल का जो टोटल योगदान है वो लगभग 26.5% है और 73.5% जो है वो स्वदेशी मूल के मवेशियों को इसमें शामिल किया गया है। यानी स्वदेशी मूल के हमारे देश के जो व्यक्तिगत जो जीन जिनका भारत का एक प्रकार से है, स्वदेशी जो पशु हैं, गाय या भैंस हैं, उनको इसमें रखा गया है 73.5% में। कुल विदेशी और संकर मवेशियों में जो संकर हॉलस्टीन फ्रीजियन के कितनी प्रतिशतता है डियर, लगभग 39.3% की तुलना में जो संकर जर्सी का हिस्सा है वो इससे भी ज़्यादा है, लगभग 49.3% सर्वाधिक है। जबकि भैंस में अगर हम बात करें तो भैंसों में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसका सर्वाधिक योगदान है 42.8%, ठीक है, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में बकरियों की 28 देसी नस्लें पाई गई हैं और ब्लैक बंगाल, ये बंगाल में आपका ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान लगभग 18.6% के साथ में सबसे ज़्यादा है। 28 देसी नस्लें पाई जाती हैं बकरियों की हमारे देश में और इसमें एक नाम है ब्लैक बंगाल, इसका योगदान है 18.6%। अगली हमारी रिपोर्ट है डियर, यहाँ पर विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। कौन सा? विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022। अगर हम विश्व वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो यह आपका 2 मई 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। इस अगर वन स्थिति की बात करें तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% पर विस्तृत है ये आपका वन, जिसका कुल विस्तार लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में है, परंतु वनों के क्षेत्रफल में लगातार कमी आ रही है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट जो है पूरे विश्व में वनों के क्षेत्रफल पर निर्धारित की गई है। इसको जारी किया गया कि वनों में क्षेत्रफल कितना बचा है, वनों का किस आधार पर कमी हो रही है या कितना वृद्धि हो रही है। वर्ष 1990 से 2020 तक की बात करें तो निर्वनीकरण के कारण लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वनों का नाश हो चुका है। और यद्यपि निर्वनीकरण की जो दर है ये इसमें गिरावट आई है, फिर भी वर्ष 2015 से 20 के बीच में यहाँ पर 10 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष यहाँ पर निर्वनीकरण हुआ है। याद रखिएगा, 10 मिलियन प्रति हेक्टेयर यहाँ पर आपका प्रतिवर्ष। नेक्स्ट हमारा है वन जो है 80% उभयचर प्राणियों में, उसके अलावा 75% पक्षी, 68% स्तनधारी जीवों का आवास प्रदान करता है वन हमारा। उसके अलावा विषुवत रेखीय वन में लगभग 60% संवहनीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सारी खास बातें हैं वनों से संबंधित। एक प्रकार से पशु पक्षियों के जीवन वनों पर आश्रित होते हैं। वनों के खत्म होने से कई सारी प्रजातियां भी खत्म हो जाती हैं। यहीं पर ये वन पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने में सहायक है, क्योंकि ये लगभग 662 बिलियन टन कार्बन धारित करते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में मृदा एवं वनस्पतियों के द्वारा धारित कार्बन भंडार के आधे से अधिक है। इस प्रकार से वन कितना इंपॉर्टेंट है डियर हमारे दुनिया में, ये इसका पता तो इन लास्ट के 3 वर्षों में लगा है, जब कोविड के समय में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस प्रकार से लोगों को महत्व समझ में आएगा कि वन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं, अगला हमारा जो रिपोर्ट है यहाँ पर अगला है जीआई टैग। मिथिला के माखन को जीआई टैग दिया गया है। किसके डियर? मिथिला के माखन को जीआई टैग दिया गया है। ये आपका दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन
भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा ये बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। मिथिला उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो जो बिहार का मखाना था, बिहार मखाना नाम चेंज करके कर दिया गया है मिथिला मखाना। इसका नाम चेंज करके इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत में इसकी खेती बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, आसाम में, जम्मू और कश्मीर में, ओडिशा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में होती है। और साथ में बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन में लगभग 80 से 85% तक का योगदान करता है बिहार। और बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादक अगर जिलों की बात करें तो बिहार में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये सारे ऐसे ज़िले हैं बिहार के जहां पर इनका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अगला अगर हम बात करें डियर, तो नेक्स्ट हमारा है मिथिला के कृषि उड़ान 2.0। कौन सा, यहाँ पर कृषि उड़ान 2.0। ये आपका जो कृषि उड़ान 2.0 है डियर, ये 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था, कृषि उड़ान 2.0। ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया था 27 अक्टूबर 2021 को। इस योजना के तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी एक प्रकार से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के जो उत्पाद हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने में दिक्कतें होती हैं, इसीलिए इस जो जितने भी आपके उत्पाद हैं उनको हवाई परिवहन के माध्यम से मार्केट में पहुंचाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत, जिसका नाम है कृषि उड़ान 2.0। इस योजना का उद्देश्य है कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से कृषि मूल्य प्राप्ति में सुधार लाना और साथ ही साथ विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। कृषि उपज में आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक एवं उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना इस योजना का उद्देश्य है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला हमारा है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका है एमएसपी की घोषणा की गई है। एमएसपी की बात की जा रही है कौन से फसल की, तो रबी के फसलों की 2022-23 में जो एमएसपी रेट घोषित किया गया उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। 27 अक्टूबर 2021 को 8 दिसंबर 2000 ये आपका रिपोर्ट जारी की गई। 27 अक्टूबर से 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी प्रदान कर दी है, उनकी वृद्धि को। यानी जितने भी एमएसपी, जितने भी आपके अनाज हैं रबी फसलों से संबंधित, उनके मूल्य में वृद्धि का यहाँ पर अनुमति दे दी है। और विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई है, तो मसूर के दाल और सरसों में सबसे ज़्यादा 400 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। वहीं सबसे कम वृद्धि की गई है जौ में, केवल 35 रुपये प्रति क्विंटल की। अगर हम यहाँ पर बात करें डियर कौन कौन सी फसलों में कितना वृद्धि किया गया है एमएसपी में, तो याद रखिएगा एमएसपी रेट में यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये फसलों के नाम हैं। एमएसपी 2021-22 का है, 2023-22-23 में निर्धारित क्या किया गया है और शुद्ध वृद्धि कितनी की गई है। तो सबसे पहला गेहूं है जिसका मूल्य 21-22 में 1975 था और यह बढ़कर के हो चुका है 2015 रुपये, यानी वृद्धि हुई है 40 रुपये की। उसके अलावा जौ में 1600 रुपये जो इसकी पहले मूल्य थी, इसमें इसकी मूल्य अब 2022-23 में हो चुकी है 1635 रुपये और वृद्धि कितना हुआ है, केवल 35 रुपये का। चना की दाल की बात करें डियर तो 5100 रुपये इसका मूल्य था और बढ़कर हो चुका है 22-23 में 5230 रुपये। इस प्रकार से 130 रुपये की वृद्धि हुई है। मसूर की दाल 5100 रुपये की थी और अब हो चुकी है 5500 रुपये की, यानी यहाँ पर वृद्धि की गई है 400 रुपये की। रेपसीड यानी आपका
सरसों के जो दाम हैं वो 4650 रुपये थे, जो पहुंच चुके हैं 5050 पर और वृद्धि हो गई है 400 रुपये की। कुसुम आपका जो है सॉफ्ट लेवर ये आपका 5327 रुपये में था, जो 5441 रुपये पहुँच गया है। इस प्रकार से वृद्धि हुई है 114 रुपये की। नेक्स्ट ये आपके देखेंगे अगला हमारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था रबी की फसलों के समर्थन मूल्य 2021-22 में कितने थे और 22-23 में कितना निर्धारित किया गया है, ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें डियर, तो खरीफ की फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2021-22 की जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें 9 जून 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय जो समिति होती है, उसमें 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया गया है। इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि है 452 रुपये की प्रति क्विंटल की तिल के यहाँ पर तिल में किया गया है, और यह आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7307 रुपये में हुई है, याद रखिएगा। जबकि लागत पर जो आपका सर्वाधिक प्रतिफल है वो बाजरा के मूल्य में 85% की हुई है, लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी मूल्य में वृद्धि हुई है और कितना अब नया मूल्य पहुँच चुका है, दोनों के बारे में। सबसे पहले आपका धान की अगर बात करें तो 1868 था और कितना पहुँच गया 21-22 में, तो 1940 रुपये। धान आपका जो एक किस्म का है यानी जो आपका पतला धान है 1888 में था, जो 1960 पहुंच गया है। ज्वार संकर की बात करें तो ये 2620 रुपये में था और नया रेट 2021-22 में हो गया है 2738। ज्वार जो आपका है ये 2640 रुपये में था 2021 में और 21-22 में पहुंच गया है 2758 रुपये। ये खरीफ के सारे फसलों के मूल्य हैं डियर। बाजरा आपका 2150 रुपये में था और 21-22 में पहुंच गया है 2250 रुपये। रागी आपका जो है 3295 में था, जो 2021 और 2022 में पहुंच गया है 3377 रुपये। मक्का का जो MSP रेट था 2020-21 में 1850 था, जो 21 और 22 में पहुंच गया है 1870 रुपये। तूर यानी अरहर की जो दाल है ये 6000 रुपये था, जो पहुंच गया है 6300 रुपये में। मूंग का जो है 7196 था रेट आपका 2020-21 में और 21-22 में पहुंच गया है 7275 रुपये। उड़द की दाल 6000 रुपये में थी 20 और 21 में और ये 6300 पहुंच चुकी है 2021 और 22 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा आपका मूंगफली है 5275 में था 5550 पहुंच गया है। सूरजमुखी जो है 5885 रुपये था 2020 और 21 में और ये पहुंच चुका है यहाँ पर 6015 रुपये। सोयाबीन आपका 3850 में था, ये 3950 में पहुंच गया है। तिल का रेट यहाँ पर 5855 रुपये था 2020 और 21 में और ये पहुंच गया है 7307। नाइजर सीड जो आपका है 6695 रुपीज़ में था और ये आपका पहुंच गया है 2021 और 22 में 6930 रुपीज़। और कपास आपका जो है ये 5515 रुपीज़ था 2020 और 21 में और ये अब पहुंच चुका है 21 और 22 में 5726 रुपये। और लास्ट आपका यहाँ पर कपास लंबा रेसा जो है ये 5825 में था और इसका रेट पहुंच गया है 21 और 22 में 2600, यहाँ पर 6025 रुपये। इस प्रकार से ये सारे MSP रेट थे रबी और खरीफ की फसलों से संबंधित, जो लास्ट अभी आपकी घोषणाएं की गई हैं उनसे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अगला हमारा है निर्यात तैयारी सूचकांक। कौन सा डियर? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। ये आपका निर्यात तैयारी सूचकांक जो है डियर, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आपका नीति आयोग के द्वारा ये आपका प्रतिस्पर्धा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपका प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। इसमें आपको पता है गुजरात शीर्ष पर है। ये पॉइंट हमने आपको अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में भी डिस्कस किया था। जो आपका इंडेक्स जारी हुआ है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो आपका 2021 का है,
उसमें अगर हम सूचकांकों की बात करें तो इसमें नीति पर 20%, सूचकांकों के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं उनमें उनका निर्धारण अलग अलग परसेंटेज में जो किया गया है। व्यापार पारितंत्र में 40% का, निर्यात पारितंत्र से 20% का और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर 20% के ये आपका योगदान है निर्यात प्रदर्शन का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है डियर ये 452 यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है इस रिपोर्ट के अनुसार इस रैंकिंग में शीर्ष 4 राज्यों में कौन है, तो शीर्ष 4 राज्यों में गुजरात जो है 80 यहाँ पर 78.86 के साथ में कुल स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उसका नाम है गुजरात। जबकि यह आपका महाराष्ट्र जो है 77.14 के स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर, कर्नाटका 61.72 स्कोर के साथ में तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु 56.84 के स्कोर के साथ में चौथे स्थान पर है। अगर हम भू आबद्ध राज्यों की बात करें, यानी ऐसे राज्य जो पूरी तरह से भूमि से ढके हुए हैं, ऐसे राज्यों में हरियाणा 53.20 के स्कोर के साथ में शीर्ष पर है और वहीं उत्तर प्रदेश हमारा 51.09 के स्कोर के साथ में दूसरे स्थान पर है और समग्र रैंकिंग उत्तर प्रदेश की 6ठा स्थान है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसमें इस पूरी रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो 36वें स्थान पर लक्षद्वीप है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये 35वें और 34वें स्थान पर स्थित हैं। अगला हमारा है भारत में 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार कौन सा है, तो भारत एक प्रकार से दुनिया का सबसे 5वां मूल्यवान शेयर बाजार बन चुका है। कौन, भारत। आपको याद हो तो यहाँ पर भारत ने यह उपलब्धि इंग्लैंड, कनाडा, सऊदी अरब के शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त किया है। यानी दुनिया की कई बड़ी मार्केट को, शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए भारत ने विश्व में 5वां स्थान हासिल किया है सबसे मूल्यवान शेयर बाजारों में। इनमें अगर हम बात करें दुनिया के जो शीर्ष शेयर बाजार हैं, इसमें शीर्ष पर कौन है, तो अमेरिका है डियर, 47.32 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ में। चाइना दूसरे स्थान पर है 11.52 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ में। जापान तीसरे स्थान पर है, हांगकांग चौथे पर है और भारत 3.21 ट्रिलियन डॉलर के बाजार के मूल्य के साथ में यहाँ पर मार्केट कैप के साथ में 5वें स्थान पर पहुँच चुका है। ठीक है, 5वें स्थान पर पहुँच चुका है डियर। और अगला हमारा है महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क कौन सा, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला ये आपका पहला औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है डियर महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क। ये जो महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क है, इसको कहाँ पर बनाया गया है, तो ये हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है हैदराबाद तेलंगाना में एक प्रकार से इसका उद्घाटन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क है। इसे जब 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी समय हैदराबाद में तेलंगाना में महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क की अगर हम बात करें तो 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को फिक्की यानी एक प्रकार से फिक्की महिला संगठन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी के साथ इसको स्टार्ट किया गया है और साथ ही इस पार्क का परिचालन 25 हरित परियोजनाओं के साथ में प्रारंभ किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका पूर्ण स्वामित्व वाला महिलाओं के ये पार्क स्थापित किया गया है तेलंगाना हैदराबाद में। अगला हमारा है कच्चे इस्पात का उत्पादन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कच्चे इस्पात का उत्पादन के मामले में जो रिपोर्ट जारी की गई है, WSA के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर इस्पात का उत्पादन वर्ष 2021 में 1950.5 मिलियन टन रहा है, जो वर्ष 2020 में लगभग 1880 या 1880.4 यहाँ पर आपके मिलियन टन की उत्पादन की गई थी 2020 में। 2019 में हो गया है 1950, ठीक है, जिसकी तुलना में लगभग 3.7% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में था 1880, 2021 में पहुँच चुका है 1950 मिलियन टन, यानी आपके 2020 की तुलना में 2021 में 3.7 मिलियन टन की
वृद्धि की गई है। इसमें अगर हम सभी देशों की बात करें डियर इस रैंकिंग में, तो यहाँ पर चाइना की जो रैंकिंग है वो पहली है इसके उत्पादन में, जिसकी 1032.8 मिलियन टन इसका उत्पादन 2021 में रहा है, जबकि 2020 में था 1064.7। भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग दूसरी है 11, यहाँ पर 118.1 मिलियन टन, और यहाँ पर ये आपका 2020 में कितना था तो लगभग 100.3। इस प्रकार से पहले और दूसरे स्थान पर जो है उनका नाम अगर आपको याद है तो इतना एनफ है, और तीसरे पर है जापान, चौथे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, और पांचवें पर कौन है तो रशिया है। अगला हमारा है पीएम मित्र पार्क। प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की गई है। ये आपका 21 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है। किसके द्वारा तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान कितने तो 7 याद रखिएगा, इसकी अधिसूचना जारी की गई है। और ये आपका पीएम मित्र जो है ये प्रधानमंत्री जी के 5F का मतलब क्या है तो फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन विजन से प्रेरित है। और इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। कितनी जगह पर किया जाएगा तो 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की गई है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा है ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता राशि के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से विकास पूंजी सहायता का प्रावधान किया गया है। कितना तो प्रति पार्क लगभग 500 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए प्रति पार्क 200 करोड़ रुपए की अधिकतम सहायता के साथ में परियोजना लागत का 30% की दर से यहाँ पर व्यय का प्रावधान किया गया है 30% की दर से। और नेक्स्ट हमारा है पीएफसी को महारत्न का दर्जा। अगला हमारा जो पॉइंट है पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। पीएफसी का मतलब क्या होता है तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और ये आपका जो है 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा इसे महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन से तो पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर पीएफसी को तो इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद हमारे देश में टोटल महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है तो 11 संख्या हो चुकी है, जिनमें एक आपका है सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरे स्थान पर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, साथ में चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठा आपका है एनटीपीसी लिमिटेड, सातवां है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आठवां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको सेल कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नौवां है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 10वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, 11वां आपका है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC जिसको अभी हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में अगर हमारे देश में नवरत्न कंपनियों की बात करें डियर तो इनकी संख्या कितनी है तो टोटल 13 है, याद रखिएगा नवरत्न कंपनियों की संख्या। इसके पहले अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2019 में PGCIL, किसको डियर PGCIL का मतलब होता है आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपका है इसको महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। कब तो 2019 में, ठीक है। इन दोनों को भी याद रखिएगा, PGCIL और HPCL को 2019 में महारत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। अगला हमारा है सिरांगखोंग, यहाँ पर हैती मिर्च या टमेंगलोंग संतरे की बात की गई है क्योंकि अभी हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया था। ये आपका जो सिरांगखोंग या हैती मिर्च है और साथ में टमेंगलोंग जो संतरा है ये कहाँ पर मिलता है डियर तो मणिपुर में, याद रखिएगा। सबसे पहला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इसका संबंध कौन से राज्य से इसका संबंध है तो इसका संबंध है मणिपुर से। सितंबर 2021 में मणिपुर की विशेष मिर्च नाम क्या है
शिराराखोंग हैथी तथा तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग से या इसको प्रदान किया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है इन दोनों उत्पादों को। और साथ में मणिपुर के उखरुल जिले के सिरांगखोंग गांव में जैविक रूप से उगाई जाने वाली यह मिर्च अपने जीवंत रंग और विशिष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है। और साथ में इसे राजा मिर्च को विश्व की सबसे तेज या गर्म मिर्च के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा जो सिराराखोंग मिर्च है इसको स्थानीय लोग भगवान का उपहार या गिफ्ट ऑफ गॉड के रूप में मानते हैं। और आपकी सिरांगखोंग मिर्च या हैती मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और इसके उच्च कैल्शियम और विटामिन सी इसमें पाया जाता है इस मिर्च में। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके साइंस में भी बन सकते हैं डियर, क्योंकि इसका संबंध साइंस से भी है। इसे भगवान का गिफ्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और साथ में ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और साथ में इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन पाई जा सकती है, कैल्शियम और विटामिन सी। ये आपके पॉइंट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। अगर हम तमेंगलोंग संतरे की बात करें तो ये अपने अम्लीय स्वाद तथा मिश्रित मिठास के लिए प्रसिद्ध है, जो तमेंगलोंग जिले में पाया जाता है। और तमेंगलोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तमेंगलोंग को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बाउल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर तो अगला हमारा है कांडला। कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तो कांडला एक बंदरगाह भी है, याद रखिएगा, गुजरात में। तो 26 जुलाई 2021 को कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्लैटिनम रैंकिंग प्रदान की गई है, रेटिंग दी गई है। और इसमें कांडला को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मौजूदा शहरों के लिए ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग हासिल करने वाला पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है डियर, याद रखिएगा। और पहला होने की वजह से इसके आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कांडला जो है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात जोन है, सबसे पुराना एक्सपोर्ट जोन है आपका कांडला। अगला हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की बात करें यार, जितने भी आपके पॉइंट हैं सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वित यहाँ पर तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया है, ताकि आपको सारे पॉइंट आसानी से मिल सकें जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की अगर हम बात करें तो जून 2021 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। सबसे पहले तो पॉइंट आपको याद क्या रखना है, किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया है। और यह ब्लिंक द्वारा वर्ष 2017 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 100 देशों और लगभग 1000 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। कितने देश हैं? तो 100 देश हैं। और शहरों की संख्या कितनी है? तो 1000 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष 10 शहरों में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा वो शीर्ष पर कौन है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को। कौन से देश में है? तो अमेरिका में है। जबकि भारत का एकमात्र शहर है जिसका नाम है बेंगलुरु, जो 10वां स्थान पाकर के शीर्ष 10 में शामिल है। यानी टॉप 10 में भारत का एकमात्र शहर है जिसका नाम क्या है? बेंगलुरु। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2020 की अपनी रैंकिंग, जो इसकी रैंकिंग कितनी थी 2020 में? तो 23वीं रैंकिंग थी, याद रखिएगा, ठीक है। में 3 पायदान का सुधार करते हुए हमारे इंडिया की रैंकिंग इस बार की रिपोर्ट में 20वीं पहुंच चुकी है। यानी अगर यहाँ पर 2020 की रैंकिंग पूछी जाए तो वो भी याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग 2020 में कितना था डियर? तो ये 23वीं रैंकिंग थी, अब पहुंच गई है 20वीं रैंकिंग पे। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे बात करें तो वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक 2021। अब ये वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक जो है, इसमें पहले स्थान पर हमने आपको बताया कौन था? अमेरिका। इसके पहले भी पहले स्थान पर है अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को। दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, या आपका यूएसए का कौन सा है? दूसरे स्थान पर इसकी रैंकिंग है। उसके अलावा
न्यूयॉर्क भी इसमें दूसरे स्थान पर है यूएसए का, ठीक है। तीसरे स्थान पर इधर कौन है, तो वैश्विक आपके देशों में इजराइल है। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में कौन है, तो शहरों में बीजिंग यानी चाइना के, इसको तीसरा स्थान दिया गया है। कनाडा देश को आपकी देशों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो लॉस एंजलिस अमेरिका का जो है ये चौथे स्थान पर है शहरों की सूची में। और पांचवें स्थान पर देशों में कौन है डियर, तो जर्मनी है। लेकिन शहरों के क्रम में बात करें, शहरों के इंडेक्स में लंदन जो है वो पांचवें स्थान पर है। इस प्रकार से वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक में ये आपके दोनों रैंकिंग आपको याद होना चाहिए। एक तरफ आपके देशों की रैंकिंग भी जारी की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो शहर हैं इनमें टॉप जो 5 आपके शहर हैं 5, उनके बारे में ये रैंकिंग आपकी जारी की गई है। अगर सूचकांक की बात करें तो इसमें शामिल विश्व के जो 1000 शहर हैं, इसमें हमारे इंडिया के टोटल 43 शहर इसमें शामिल हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर कि 1000 शहरों में भारत के टोटल शहरों की संख्या कितनी है, तो 43 इस समय है टोटल भारत के शहरों की संख्या। और इसमें से भी भारत के जो 3 शहर हैं जिनमें 10वां स्थान यानी भारत की तरफ से सबसे शीर्ष स्थान किसका है, तो बेंगलुरु का है। 14वां स्थान किसका है, तो नई दिल्ली का है। और 16वें स्थान पर कौन है, तो मुंबई है। इस प्रकार से क्वेश्चन तीसरा ये भी हो सकता है कि शीर्ष यानी टॉप 20 में शामिल भारतीय शहरों की संख्या कितनी है, तो 3 भारतीय शहर शामिल हैं टॉप 20 में, जिसमें बेंगलुरु है, नई दिल्ली है और मुंबई है। अगला हमारा अगर हम बात करें डियर तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। कौन सा, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। ये जो बॉन्ड है आपका 13 सितंबर 2021 को विद्युत क्षेत्र की अग्रणी गैर बैंकिंग निगम जो आपका एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये आपका भी पीएफसी, इसी को हमने पढ़ा था कि महारत्नों में शामिल किया गया है और महारत्नों की संख्या टोटल बढ़कर कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। याद रखिएगा भारत की तरफ से इस प्रकार का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, पहला। और इसके अलावा यह किसी भारतीय एनबीएफसी के द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है और 2017 के बाद भारत से जारी किया गया यह पहला यूरो बॉन्ड है। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर कि भारत की तरफ से जारी किया गया ये पहला आपका यूरो बॉन्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपको जो याद रखना है। अगला हमारा बात करें तो अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया गया था। ये पॉइंट अप्रैल 2021 की है डियर, ठीक है। किसके द्वारा, तो यहाँ पर गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया गया था और साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसे सूचीबद्ध किया गया था। उसके अलावा लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया गया। यानी आपका ये गाजियाबाद जो है हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ के बाद दूसरा शहर है जिसे हरित आपका नगर बॉन्ड में ये आपका जारी किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ के बाद दूसरा कौन सा है, तो गाजियाबाद है। अगला हमारा जो पॉइंट है डियर वो संबंधित है बिटकॉइन से। अभी हाल ही में एक मध्य अमेरिकी देश है जिसका नाम है एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को एक प्रकार से कानूनी मान्यता प्रदान की है। याद रखिएगा। और आपको ये भी याद होगा कि चाइना के द्वारा बिटकॉइन को पूरी तरह से अवैध घोषित किया गया है चाइना में, ठीक है। चलिए, तो 7 सितंबर 2021 को मध्य अमेरिकी देश जिसका नाम है एल सल्वाडोर को बिटकॉइन को यह वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, या बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और जून 2021 में देश की संसद ने इस संबंध में एक कानून भी पारित किया था। जो कहाँ की देश की संसद ने, तो वो एल सल्वाडोर की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022। ये एशियन डेवलपमेंट आपकी जो बात की जा रही है ADB की बात की जा रही है, जो आपके जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में है।
और जिसकी स्थापना कब की गई थी डियर? तो ये आपका एडीबी जो है 1966 में स्थापना की गई थी, जिसमें टोटल मेंबर की संख्या 68 है। चलिए, तो ये आपका मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। और ये एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट की बात करें तो इस बार की इसकी जो थीम है वो है मोबिलाइजिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट, और इसके अनुसार विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 5.2% अनुमानित की गई है और 2023 के लिए 5.3% अनुमानित है। किसके द्वारा? तो एडीबी की जो रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से। वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू जो उत्पाद वृद्धि दर है वो 8.9% अनुमानित किया गया है और वहीं वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 के लिए इसे क्रमशः 7.5% तथा 8% अनुमानित है, जबकि 2020 में यह वृद्धि दर माइनस में 6.6% थी। याद रखिएगा, 2020 में कोविड काल में पूरी दुनिया की जीडीपी माइनस में थी और ये आपका भारत की जो अनुमानित जीडीपी थी वो भी वृद्धि दर जो थी वो भी एक प्रकार से माइनस में 6.6% थी। अगला अगर हम बात करें डियर तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2022 के बारे में। कौन सा? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2022। ये इसकी रिपोर्ट आपकी जारी हुई है जनवरी 2022 में और ये विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक एक रिपोर्ट है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी रिपोर्ट है डियर किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना बताया गया है? तो 8.3%। ठीक है, 8.3% अनुमानित है भारत की 2021 में वित्तीय वर्ष के लिए। अगले 2 वर्षों में यानी 2022 में और 2023 की बात करें तो 8.7% तथा 6.8% अनुमान लगाया गया है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक विकास दर 5.5% अनुमानित है, जबकि 2020 में ये प्रतिशतता कितनी थी? तो लगभग 3.4% था वैश्विक विकास दर। याद रखिएगा, ठीक है, वैश्विक विकास दर 2020 में कितना था डियर? तो ये 3.4 था। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही है? तो भारत की रही है। ठीक है, पूरे ब्रिक्स देशों में यानी आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है और इन देशों में भारत की जो जीडीपी है, जो वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है 8.3%। उसके बाद किस में है? तो चाइना में 8.0% है, ब्राज़ील में 4.9% है, दक्षिण अफ्रीका में 4.6 है, जबकि रशिया में 4.3% है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर है? तो भारत में है 8.3%। अगली हमारी यहाँ पर रिपोर्ट है डियर हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। कौन सी? हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आपकी 2021 जारी की गई है। 18 फरवरी 2022 को हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है। कौन सा डियर? हुरून इंडिया के द्वारा ये आपकी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2022 में 18 फरवरी को इसकी द्वितीय संस्करण की यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें लगभग 350 करोड़पतियों में से हमारे देश में लगभग 12% यानी 42 जो करोड़पति हैं वो ऐसे करोड़पति हैं जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और उन्हें सुपर रिच की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, हमारे देश में करोड़पतियों की जो टोटल संख्या इसमें सूचीबद्ध किया गया है उनकी संख्या 350 करोड़ है। याद रखिएगा, लेकिन इनमें से 12% यानी 42 करोड़पति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इन अरबपतियों में औसत संपत्ति 6.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि औसत आयु इनकी कितनी है डियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि कितनी औसत आयु इसमें है? तो 35 वर्ष है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 वर्ष अधिक है। यानी इसका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पिछले वर्ष जो है औसत आयु कितनी थी? तो 34 वर्ष थी, जो इस बार 1 वर्ष बढ़ गई है।
इस वर्ग के अरबपतियों में पुरुषों एवं महिलाओं की अगर हम बात करें डियर, तो उनका रेशियो कितना है, 8:2 है। यानी अगर 10 जो लोग हैं, 10 लोगों में से 8 महिलाएं, 8 पुरुष हैं और 2 कौन हैं, तो 2 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। और देश में सर्वाधिक करोड़पति परिवार 7 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वालों की संख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो हमारे देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और मुंबई को करोड़पतियों की राजधानी भी कहा जाता है, हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है डियर। और इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक करोड़पतियों की जो संख्या है, जिसमें जिनकी संपत्ति 7 करोड़ रुपए से अधिक है, वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, और मुंबई को इसीलिए करोड़पतियों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगली हमारी रिपोर्ट है डियर, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 का, आपका अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है। इसे IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसके पहले अभी हमने जो रिपोर्ट पढ़ा था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। यानी ये आपकी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। और ये आपकी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है अप्रैल में, किसके द्वारा, तो IMF के द्वारा। अगर इस रिपोर्ट की बात करें जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 2021 के 8.9% दर्ज की गई है 2021 में। और जबकि 2022 में अगर बात करें, 2022 और 23 के लिए IMF के द्वारा भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 8.2 है 2022 में, और 6.9% निर्धारित की गई है, पूर्वानुमान लगाया गया है किसकी, 2023 में भारत की वृद्धि दर अनुमानित की गई है IMF के द्वारा। अगला हमारा है भारत का सबसे मूल्यवान हस्तियां कौन है भारत में, तो 30 मार्च 2022 को भारत के जो भी हस्तियां हैं, जो भी स्टार हैं, उनके संपत्ति की गणना करके ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम क्या है, तो भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियों की रिपोर्ट है, जिसको 30 मार्च 2022 को डफ एंड फिलिप्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब मूल्यवान हस्तियों की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे भारत में भारतीय क्रिकेटर, यानी अभी तक इस भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कैप्टन है जिनका नाम है विराट कोहली, उनको 185.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान उन्होंने कायम किया है इस आपके रैंकिंग में। ठीक है, पहले स्थान किसको मिला है, तो विराट कोहली को। उसके बाद अभिनेता रणबीर सिंह ने 158.3 मिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ में दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर उसके बाद कौन है, तो खिलाड़ी कुमार जिनका नाम है अक्षय कुमार, 139.6 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में तीसरे स्थान पर है। तो कम से कम ये 3 नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले स्थान पर विराट कोहली हैं 185.7 मिलियन डॉलर की यहाँ ब्रांड वैल्यू के साथ में। दूसरे स्थान पर रणबीर सिंह है 158.3 मिलियन डॉलर की रैंक आपके एक प्रकार से वैल्यू के हिसाब से ब्रांड वैल्यू के, और अक्षय कुमार 139.6 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ कौन से स्थान पर हैं, तो तीसरे स्थान पर है। जबकि अगर हम महिलाओं में बात करें डियर, तो जो आलिया भट्ट हैं उनको 2021 में 68.1 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में चौथे स्थान पर सूची में सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं, याद रखिएगा। यानी महिलाओं में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो आलिया भट्ट हैं। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में जो आपके सेलिब्रिटीज रैंकिंग जारी की गई है। अगला हमारा है IMFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट। ये आपकी जो रिच लिस्ट जारी की गई है हमारे भारत देश में, जो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है इस लिस्ट में, जिसमें अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2021 को हुरून इंडिया तथा IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10वीं सूची जारी की है। यानी इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 10वां संस्करण है। और साथ ही साथ अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो इसमें 5 जो सबसे अमीर रिच हैं उनका नाम क्या है डियर, तो पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, लगभग 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। और ये इनका जो स्थान है वो कहाँ पर है, मुंबई में। दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी, ये 5,05,000
900 की वैल्यू के साथ में, करोड़ रुपए के साथ में। अडानी कंपनी जो है दूसरे स्थान पर है, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तीसरे स्थान पर है शिव नडार परिवार, लगभग 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ में। इनकी कंपनी का नाम है HCL और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यहाँ पर चौथे नंबर पर है हिंदुजा परिवार, 2,20,000 के साथ में। लंदन में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा लंदन में रहते हैं। और एलन मित्तल परिवार जो है ये भी लंदन में है। और सेलर मित्तल इनका जो है, इनकी कंपनी का नाम है। और इनकी ब्रांड वैल्यू लगभग कितनी हो चुकी है, संपत्ति है 1,74,400 करोड़ रुपए। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। पहला और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको याद होगा यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति में लगातार उछाल और घटाव आ रहा है और एक दूसरे को बार बार जो है एक दूसरे को ये कई सारी रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर यहाँ पर ढकेलते रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अरबपतियों की फोर्ब्स सूची भी जारी की गई है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जो देखा रैंकिंग हुरून इंडिया रिच लिस्ट, यानी हुरून के द्वारा भारत में सबसे जो रिच थे उनकी रैंकिंग जारी की गई है। और साथ में अभी आपकी अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई है, फोर्ब्स सूची। ठीक है, इस सूची की अगर बात करें तो ये इसका 36वां संस्करण है और जो अप्रैल 2022 में इसका जारी किया गया है, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची। इस रैंकिंग में सबसे जो आपके धनी हैं 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क, यानी जो टेस्ला कंपनी के फाउंडर मेंबर, साथ में स्पेस एक्स कंपनी के ये आपके प्रबंधक हैं। एक प्रकार से उन्हीं की ये कंपनी है एलन मस्क की, जिनकी संपत्ति पहुंच चुकी है 219 बिलियन डॉलर। और इसके साथ वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। कौन सी सूची में, तो फोर्ब्स की सूची में। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो 171 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, ये दूसरे स्थान पर हैं। जबकि 158 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ बर्नार्ड अर्नोल्ड एवं फैमिली ये तीसरे स्थान पर यहाँ पर बने हुई है। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में बात करें तो 2022 में सर्वाधिक जो अमीर भारतीयों में अगर हम बात करें, भारतीयों में सबसे अमीर कौन है, तो उसमें मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में भारतीयों में शीर्ष पर और दुनिया में 10वें स्थान पर कायम है। और भारतीय महिला अरबपतियों में सावित्री जिंदल एवं परिवार 17.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में शीर्ष स्थान पर है महिलाओं में। और साथ ही साथ समग्र रूप से उनकी रैंकिंग है 91। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रैंकिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डियर। अगला हमारा है हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट। अभी यहाँ पर हमने देखा फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट आपकी जारी की गई, ग्लोबल यानी दुनिया के सारे अमीरों की। लेकिन अब फिर से यहाँ पर हुरून के द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की गणना करते हैं। आइए इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 17 मार्च 2022 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 11वां संस्करण है, याद रखिएगा, जो हुरून के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं इस रैंकिंग के अनुसार, जिनकी संख्या कितनी है डियर, तो लगभग 1133 अरबपति हैं। कहाँ पर, चाइना में। 212 अरबपतियों के साथ भारत की रैंकिंग इसमें कौन सी है, तो तीसरे स्थान पर है इंडिया, याद रखिएगा। कितने अरबपतियों के साथ में, तो 215 अरबपतियों के साथ में। और साथ ही साथ सर्वाधिक अरबपतियों वाला जो शहर है वो चाइना का बीजिंग रहा है, याद रखिएगा, जहां पर लगभग 144 अरबपति हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चाइना है। और चाइना में अरबपतियों की संख्या 1133 है। इनमें से भी 144 किस शहर में रहते हैं, तो ये आपके बीजिंग में रहते हैं जो चाइना की कैपिटल है। और साथ ही साथ भारत का स्थान तीसरा है 215 अरबपतियों के साथ में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें शीर्ष 5 अरबपतियों की, दुनिया के शीर्ष जो 5 अरबपति हैं वो कौन कौन है, तो उस रैंकिंग से मिलान भी कीजिएगा ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो डियर, क्योंकि दोनों रैंकिंग अलग अलग है। इस वजह से भी आपको कई सारे एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है और आप आंसर गलत लगा के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है, तो एलन मस्क हैं, टेस्ला के हैं, टेस्ला कंपनी इनकी है और यूएसए से हैं। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के मेंबर हैं, यूएसए से हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है LVMHF ये आपका फ्रांस में है।
बिल गेट्स चौथे स्थान पर हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके अलावा यूएसए के हैं माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला इस समय हेड हैं, याद रखिएगा, सत्या नडेला, ठीक है। उसके अलावा वॉरेन बफेट जो है बर्कशायर से है, यूएसए में है, याद रखिएगा, बर्कशायर इनकी कंपनी का नाम है, वॉरेन बफेट की। अगला हमारा रिपोर्ट है हुरुन वैश्विक गजल रिपोर्ट सूचकांक, ये आपका है 2021 का। ये जो आपका सूचकांक है 25 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है। इसमें हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक गजल सूचकांक 2021 को जारी किया गया है और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व के 30 देशों और 134 शहरों में टोटल 525 गजल प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हुरुन के द्वारा ये जो कैलकुलेशन की गई है, जो रिपोर्ट दी गई है, इसमें उसे 30 देशों के 134 शहरों में टोटल 525 गजल प्राप्त हुए हैं इस सूचकांक में। उसके लिए अगर हम बात करें जो शीर्ष 5 गजल्स वाले जो कंट्रीज़ हैं उनकी नाम क्या है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है 171 के साथ में, तीसरे स्थान पर है भारत 29 गजल्स के साथ में। यहाँ पर ये आपके 3 जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है डियर, जो तीनों आपके हैं पहले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इनमें इनकी संख्या, अमेरिका में गजल्स की संख्या कितनी है, तो 201 है, चाइना में 171 है, भारत में 29 है, ब्रिटेन में आपका 26 है। इसके पहले ब्रिटेन तीसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत ने यहाँ पर तीसरे स्थान पर कब्जा किया है। जर्मनी यहाँ पर 15 के साथ में 5वें स्थान पर है। और विश्व में गजल के संदर्भ में शीर्ष अगर 5 शहरों की बात करें, तो वो तो हमने देशों के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो इनमें सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सबसे ज़्यादा गजल की संख्या 59 है, संघाई चाइना में 54 है, बीजिंग में चाइना के 39 है, न्यूयॉर्क अमेरिका में 36 है और लंदन में कितना है, तो 25 है गजल की संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शहरों की बात की गई है। और देशों में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो अभी हमने डिस्कस किया कौन सा देश है डियर, तो उसका नाम है अमेरिका पहले पर, चाइना दूसरे पर और भारत है तीसरे स्थान पर। अगर विश्व के 20 रैंकिंग वाले देशों की सूची की बात करें तो सूची में भारत 29 गजल के साथ में तीसरे स्थान पर कायम है। और विश्व के शीर्ष 20 रैंकिंग वाले शहरों की सूची में भारत का जो बेंगलुरु है वहाँ पर ये 14 गजल के साथ में 7वें स्थान पर है शहरों की सूची में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो गजल की संख्या के आधार पर 7वें स्थान पर है, जबकि जो मुंबई है वहाँ पर 6 गजल के साथ में 17वें स्थान पर स्थित है हमारे देश की मुंबई। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है उसका नाम है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल ये आपका रिपोर्ट जो है 2021 की, इसमें एक प्रकार से ये एक अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। इसमें अगर हम बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं उन्हें उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है इस सूचकांक में। इसमें अगर हम बात करें तो विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी नाम क्या है डियर, उसका नाम है वॉलमार्ट, इसको शीर्ष स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस सूची में भारत की 7 कंपनियाँ शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू के साथ में हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे शीर्ष पर स्थित है। अगर इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी भारतीय कंपनियां शीर्ष पर हैं, तो उनको याद रखिएगा। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में शीर्ष पर है, लेकिन वैश्विक रैंकिंग इसकी है 155। कितनी ब्रांड वैल्यू है, राजस्व कितना है, तो $62,912.1 मिलियन डॉलर। लेकिन ये नाम आपको याद होना जरूरी है कि भारत में इस 500 में कौन कौन शामिल है भारत से। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है 205वीं रैंकिंग पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ऑयल है 212वीं रैंकिंग पर, 243 पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 पर है, टाटा मोटर्स 357 पर है और भारत पेट्रोलियम जो है ये पूरे 500 रैंकिंग में 394वीं रैंकिंग इसको प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। कौन सा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया, यानी एक प्रकार से कौन सा देश है जो दान सबसे ज़्यादा करता है, चैरिटी इंडेक्स आपका ये है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स
2021। ये आपका जून 2021 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 का ये 11वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर बनेगा कि कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो 11वां संस्करण जारी किया गया है। और साथ में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में 2018 की भांति इस वर्ष भी शीर्ष पर कौन है? तो इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर है इस सूची में इंडोनेशिया। उसके अलावा 2021 में ब्रिक्स देशों में से केवल भारत 14वां स्थान शीर्ष 20 में शामिल था, यानी जितने भी आपके ब्रिक्स देश हैं उनमें से केवल इंडिया है इन 5 देशों में जो टॉप 20 में शामिल है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 14वीं रैंकिंग है। और वर्ष 2021 की इस रैंकिंग में अंतिम 4 देश जो हैं वो हैं जापान, पुर्तगाल, बेल्जियम और इटली हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी रैंकिंग कितनी है? तो जापान की रैंकिंग 114 है, 113वीं रैंकिंग पुर्तगाल की है, 112वीं है बेल्जियम की, और 111वीं रैंकिंग किसकी है? इटली की है। याद रखिएगा, ये चारों आपके सबसे अंतिम देश कौन से हैं? भारत की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो उसका नाम है इंडोनेशिया। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपने पहुँच चुके हैं, अपने अंतिम पॉइंट पर पहुँच चुके हैं डियर, जिसका नाम है सूक्ष्म दृष्टि। इस सूक्ष्म दृष्टि में कई सारे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इस परिदृश्य से संबंधित है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला हमारा है 12 मई 2022 को फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो उनका नाम है लियोनेल मेसी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने इनकी जो टोटल जो इनकम है एक प्रकार से सर्वाधिक कमाई करने वालों में $130 मिलियन है लियोनेल मेसी की। अगला हमारा है विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेक्सो एवं मास्टर कार्ड के द्वारा इन दोनों के एग्रीमेंट के माध्यम से ये आपका सूचकांक लॉन्च किया, ये आपका कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन से नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो इसमें साइरस पूनावाला, जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया था, साइरस पूनावाला जो हैं 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च भारत के पहले डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है दूधवाणी। क्या नाम रखा गया डियर? दूधवाणी इसका नाम रखा गया है। और डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डाबर के द्वारा पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य में इसकी घोषणा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में घोषणा की गई है। और नेक्स्ट हमारा है नबार्ड यानी नेशनल आपका बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो नबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसकी? जीवा कार्यक्रम की। अगला हमारा है श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ जो है MOU पर हस्ताक्षर किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर? तो उसका नाम है इंडिया। भारत के द्वारा जो है ये आपका हस्ताक्षर किया गया है ईंधन की कमी से निपटने के लिए। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? तो उस देश का नाम है UAE, जहां पर भारत के द्वारा स्थापित किया जा रहा है भारत का देश के बाहर पहला IIT। उसके अलावा ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई है 2022 की रिपोर्ट? तो सेल्सफोर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा है देश? तो हमारा भारत इसमें शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में। अगला है खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो उसका नाम कौन सा है डियर? भारत हमारा जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। और प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी WEF के द्वारा। अगला हमारा है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक बैठक
कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये आपकी विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक रिपोर्ट है ये कहाँ पर प्रस्तावित है? तो दावोस क्लस्टर स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित है। और किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था? तो ये P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा गया है भारत के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है? तो प्रो प्लैनेट पीपल इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। P3 का प्रस्ताव दावोस एजेंडा में किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। और किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा। नेक्स्ट हमारा है सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को किसने अनिवार्य किया है? तो ये अनिवार्य किया गया है RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है गुजरात और तीसरे पर कौन है डियर? तो तीसरे स्थान पर कर्नाटका स्थित है, याद रखिएगा। और अंतिम यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए डियर। 4 स्टार का क्वेश्चन है कि पंजीकृत कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में उत्तर प्रदेश हमारा शीर्ष पर है। और किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये क्रिप्टो करेंसी को टीथर क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी देने वाला देश बना है म्यांमार। उसके साथ साथ RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो उस बैंक का नाम है RBL बैंक, जिसको एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर को एकत्रित करने के लिए RBI के द्वारा मंजूरी दी गई है। और अंतिम हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय नाम क्या है? मनोहारी गोल्ड टी इसका नाम है। इसका संबंध कौन से राज्य से है डियर? मनोहारी गोल्ड टी का संबंध कौन से राज्य से है? तो याद रखिएगा आसाम से संबंधित है। इस प्रकार से आज के हमारे इस सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे उन सारे पॉइंट को हमने अपने सेशन में डिस्कस कर लिया है डियर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम ऐसा आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि सारे लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि ये वो किताब है जिसका इंतज़ार आप लोग पूरे 1 वर्ष करते हैं। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट किताब है कि आपके एग्ज़ाम के मैक्सिमम जो करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चन हैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो एक बार सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सेशन में, नोट्स सारे लोग तैयार रखिएगा, अपने अपने अकॉर्डिंग नोट्स को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स आप लोग बनाते हैं अपने हिसाब से तो वो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार सारे लोग जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए थे एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और सेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।